प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। क्या आपको मालूम है हमारे बॉडी में 206 बोन्स है, जिसमें सबसे बड़ा थाई बोन है और सबसे छोटा कान में है। ये कान भी है ना कमाल की चीज। नॉट ओनली डू वी हियर थ्रू इट, बट ये हमारे बॉडी के बैलेंस को इन्फ्लुएंस भी करता है। हाय, मैं हूं आपका दोस्त क्रिस्टोफर दारूवाला। और ये देखिए, ये खिलौना, इसकी तो कान तो है नहीं, तो ये अपने बॉडी के बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है? इसकी होगी कोई राज की बात, और इसका जवाब साइंस में जरूर मिलेगा। पर इस साइंस के बारे में दीपिका और शिवम की क्या राय है? Sound is a form of energy that is produced when an object moves or vibrates. Moves or vibrates. Sound is a form of energy that is produced when an object moves क्या or vibrates. आपके लिए भी साइंस का मतलब यही है? डेफिनेशंस और फॉर्मूलों की रटाई, और भूल जाओ तो पिटाई। हंसो मत, नेक्स्ट वीक मेरा एग्जाम है और साउंड का पूरा चैप्टर आ रहा है और मुझे कुछ याद नहीं। और ऐसे पढ़ोगी ना तो समझ में भी नहीं आएगा। अरे भाई, साइंस समझने की चीज है, उसे समझा जाता है। समझा सकते हो मुझे साउंड? समझा भी सकता हूँ और दिखा भी सकता हूँ। वाह, इसका रंग तो बदल गया। ये एक्सपेरिमेंट भी है बड़ी कमाल की चीज। इट्स लाइक मैजिक, पर ये मैजिक नहीं, साइंस है। एंड द बेस्ट वे ऑफ नोइंग साइंस इज टू एक्सपेरिमेंट, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। यही है हमारा मोटो। तो तैयार है आप साउंड एनर्जी देखने के लिए? हमने स्पीकर को सेलोफेन पेपर से कवर कर दिया है। अब हम ये रिंग स्पीकर के ऊपर रख देंगे। रख दिया। अब ये थर्मोकोल बीट जिसके अंदर डाल देंगे। बीट्स भी डाल दिए। अब इसे स्विच ऑन कर देंगे। म्यूजिक चला तो ये थर्मोकॉल बीड्स लगे उछलने, दिखने लगी ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी। ध्वनि आगे बढ़ती है वेव्स या तरंगों में। जब म्यूजिक ऑन किया तो स्पीकर तक पहुंची ध्वनि तरंगे और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। इससे सेलोफिन पेपर हिला और बीड्स उछलने लगे। वॉल्यूम कम की तो तरंगे कमजोर हुई, डांस हल्का। वॉल्यूम बढ़ाए तो ध्वनि तरंगे बड़ी हुई और डांस की एनर्जी भी। वाह भाई, तुमने तो सचमुच साउंड एनर्जी दिखा दिया। देखा आपने, थोड़ी सी अकल लगाकर मैंने एक अदृश्य एनर्जी साउंड को किस तरह दिखाया। मिस्टर अकलमंद, अब अगर आपको अपनी तारीफों से टाइम मिले तो आगे बढ़े। आगे ही बढ़ती है साउंड एनर्जी। स्लिंकी, परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ साउंड एनर्जी। इससे तो आप सभी खेलते होंगे, लेकिन कभी ऑब्जर्व किया है? स्लिंकी को हिलाएं, लेफ्ट और राइट। अब देखें कि ये किस तरह दोनों तरफ आगे बढ़ती है। साउंड वेव्स मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। मैकेनिकल मतलब आगे बढ़ने के लिए इन्हें चाहिए माध्यम, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई में आगे बढ़ना। तो बिल्कुल स्लिंकी जैसी ही हैं ध्वनि तरंगे। तो समझ में आया साउंड है क्या? हाँ, साउंड एक एनर्जी है जो किसी भी मीडियम में ट्रैवल करती है। वो वेव्स में भी ट्रैवल करती है। लेकिन साउंड है क्या? साउंड वो है जो हमारे चारों तरफ है। फैन चलाने में साउंड है, हमारे बोलने में साउंड है। ऐसा करते हैं, केटू के पास चलते हैं, वो ही बताएंगी हमें साउंड है क्या। हेलो केटू, कैसे हो? हाय, क्यों और कैसे इधर आए? केटू, यहाँ भी क्यों और कैसे? अब भाई तुम लोगों ने नाम रखा है क्यों और कैसे, K2। अरे केटू, अब हमें ये बताइए साउंड के क्यों और कैसे।
साउंड आखिर होती क्या है? साउंड, घबराओ मत, ताली बजाइए। साउंड यही है। साउंड एक वाइब्रेशन है, ऊर्जा का एक रूप, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी पैदा होती है जब कोई चीज वाइब्रेट करती है, कंपन करती है। इस ड्रम को लें, ढोल बजा तो हुई वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से पैदा हुई ध्वनि ऊर्जा। इस ऊर्जा ने आगे बढ़ना शुरू किया और आसपास की हवा के मॉलिक्यूल्स को मारा धक्का। कंप्रेशन, मॉलिक्यूल्स पास आ गए और फिर दूर चले गए। रेरिफैक्शन, इस तरह ध्वनि तरंगें बनी और आगे बढ़ी। हवा के मॉलिक्यूल्स वहीं के वहीं। ये वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स अक्सर मैसेंजर्स का काम करते हैं, मतलब कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड हमारे कानों तक पहुंचाते हैं। अरे भाई घबराओ मत, समझा रही हूं। तो मॉलिक्यूल्स जितने पास होंगे उतना बेटर होगा साउंड कंडक्शन, राइट? बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा बाबा, अब अपने गले पे हाथ रखो और आवाज निकालो। कुछ हुआ? मेरा गला तो वाइब्रेट कर रहा है। मेरा गला भी वाइब्रेट कर रहा है। अब मैं चली। केटू, एक बात बताइए। पूछो। आवाज को आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम चाहिए। जितना घना माध्यम उतना ही अच्छा साउंड कंडक्शन। केटू, इसका मतलब ये हुआ ना, जहाँ हवा कम होती होगी वहाँ कम सुनाई देता होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फिर हिमालय पर या फिर चांद के ऊपर बहुत कम सुनाई देता होगा ना? ऑन डॉट। साइंस को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लगातार सवाल पूछते रहें, क्यों और कैसे, राइट? राइट। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हवा कम घनी होती जाती है और आवाज धीमी पड़ती जाती है। इनफैक्ट चांद पर तो हवा है ही नहीं। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर माइक्रोफोन्स और रेडियोस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आपको सुनाई दे रहा है? सॉरी, मैं अपना माइक ऑन करना भूल गया। जैसे मुझे आपसे बात करने के लिए एक माइक की जरूरत पड़ती है, वैसे जब आप एक दूसरे से बात करते हो तो एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, और वो है हवा। ऐसा ही होता है। ओ, अभी एक साइलेंट मूवी। आया ना मजा? हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी नहीं नहीं, मेरा जन्मदिन नहीं है, मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। पानी ऊपर चढ़ा, ये एप्पल कहां से आ टपका? अरे भाई, मैं न्यूटन नहीं हूं। वैसे भी ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के साथ बड़े बड़े से इन्वेंशंस हुए हैं, और इसी से हुई हमारी लाइफ आसान। वैसे दीपिका और शिवम भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ। कुछ समझ में आया? सब कुछ समझ में आया। इतने दिनों से हम इस टेलीफोन से खेल रहे हैं, लेकिन आज जाकर हमें पता चला है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैसे इतनी क्लियरली आवाज पहुंचाता है। आपको भी समझ में आया? जब हम इस फोन से अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो हमारी आवाज इस धागे से होकर हमारे फ्रेंड तक पहुंचती है बहुत क्लियरली। ये धागा एक सॉलिड है और हवा के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा कंडक्टर। तो आप भी अपने लिए एक ऐसा टेलीफोन बनाइए और एक साथी को लेकर बातें शुरू कर दीजिए। बात करते करते ऑब्जर्व भी करें कि क्या होता है जब हम धागा लूज छोड़ते हैं और क्या होता है जब हम टाइट पकड़ते हैं। क्या होगा ये हमसे मत पूछिए, बिकॉज साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग एंड फाइंडिंग आउट। तो जवाब ढूंढिए और आप भी कहिए कि ये साइंस की दुनिया है और यहाँ
ऐसा ही होता है। अब आप ये जानिए कि डॉक्टर्स की कैसे काम आती है साउंड हमारी अपनी केटो के साथ। साउंड दूसरी ऊर्जाओं की तुलना में कमजोर है। इट्स अ वीकर फॉर्म ऑफ एनर्जी। पर सोचिए, अगर साउंड नहीं होती तो हम इस तरह बात कैसे कर पाते? दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बीमार पड़ते हैं तो जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर हमें बाहर से तो देखते ही हैं, पर अंदर की बात कैसे पता चले? यही काम आता है स्टेथोस्कोप। हिंदी में कहते हैं डॉक्टर साहब का आला। स्टेथोस्कोप की मदद से डॉक्टर हमारी हार्ट बीट्स, दिल की धड़कनें सुनते हैं, सांसें सुनते हैं और पता करते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। स्टेथोस्कोप में एक तरफ है डायफ्राम या यूं कहिए स्टेथोस्कोप का कान। ये ध्वनि तरंगों को नली से ले जाकर डॉक्टर के कान तक काफी क्लियरली पहुंचाता है। डॉक्टर को पता चल जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। दुनिया का पहला स्टेथोस्कोप पता है कब बना? वो बना वर्ष 1816 में। बनाने वाले थे एक फ्रेंच डॉक्टर। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम ह्यूमन बींग्स का हियरिंग रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। हर्ट्ज मतलब साउंड फ्रीक्वेंसी को नापने का एक यूनिट। एक हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में एक वाइब्रेशन, एक कंपन। 40 हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में 40 वाइब्रेशंस। समझ में आया? वैसे अगर हमारे कान फिक्स नहीं होते तो कितना अच्छा होता। जिधर से आवाज आ रही होती हम अपने कान उधर घुमा देते और हमें बड़े क्लियरली सुनाई देता। सुन रहे हैं? अच्छा हुआ इसने ये नहीं कहा कि काश हमारे कान हमारे फिंगर्स में होते, जहां हाथ घुमाया वहीं से क्लियर आवाज आती। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। कुत्ते और घोड़े अपने कान घुमा भी सकते हैं और खड़े भी कर सकते हैं, इसीलिए तो उन्हें इतना अच्छा सुनाई देता है। हम अपने कान को ना तो मूव कर सकते ना तो फोल्ड कर सकते हैं, पर आपके लिए यह है एक छोटा सा फोल्डिंग चैलेंज। एक पीस ऑफ पेपर को बीच से फोल्ड करते हुए आप 7 बार से ज्यादा फोल्ड नहीं कर पाएंगे। आजमा के देखिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सूखा रुमाल। ये तो पानी गिर रहा है। आइडिया, गीला रुमाल। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से। पानी रुक गया। ऐसे ही साइंस में हर चीज के पीछे कोई ना कोई सवाल उठते रहते हैं। ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ये ऐसे क्यों होता है, ये वैसे क्यों नहीं होता। मेरे दिमाग में भी उठते रहते हैं, एंड आई एम श्योर शिवम के दिमाग में भी उठ रहे हैं। एक बात बताइए, तुमसे भी पूछ रहा हूं दीपिका, अगर किसी ग्रासहॉपर के पेट में चोट लग जाए तो क्या होगा? क्या ये कैसा सवाल है? एक और सवाल, अगर किसी क्रिकेट यानी झींगुर के पैरों में चोट लग जाए तो क्या होगा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, अगर किसी चमगादड़ यानी उल्टे लटकने वाले बैट का गला खराब हो जाए तो उसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? मुझे नहीं पता। चमगादड़ जी का गला अगर खराब हो जाए तो बेचारे दुबले हो जाएंगे। वो ऐसे कि चमगादड़ अपना खाना ढूंढने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल करता है उसके लिए उसकी आवाज जरूरी है। टेक्निक का नाम है एको लोकेशन। अब देखिए, चमगादड़ को दिखाई कम देता है, वैसे भी रात के अंधेरे में एक्टिव रहता है वो। रात को उड़ते समय चमगादड़ एक हाई पिच आवाज निकालते हैं। ये आवाज चारों तरफ फैलती है
फिर चीजों से टकराकर उनके पास वापस आती है एको या गूंज की तरह। चमगादड़ इस एको को सुनते हैं, पहचानते हैं और खाना तलाशते हैं, पेट पूजा करते हैं। अब गला खराब होगा तो ना निकलेगी आवाज, ना मिलेगा खाना। ग्रास हॉपर जी मतलब टिड्डे जी की प्रॉब्लम अलग है। वो अपने पैरों से बोलते हैं, उन्हें रगड़कर आवाज निकालते हैं और सुनते हैं अपने पेट से। वो कैसे? उनके पेट के बीच ही तो स्थित है एक स्पेशल हियरिंग ऑर्गन। मतलब ग्रास हॉपर जी का पेट भी है और कान भी। यहीं पर तो वो साउंड वाइब्रेशंस को रिसीव करते हैं। अब बचे मिस्टर झिंगूर जी यानी क्रिकेट, जिनके पैर भी है और कान भी। सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है। एक झिंगूर दूसरे से कहता होगा, आज मेरे पैरों में बड़ा ही दर्द है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। You are so funny शिवम, बट क्या तुमने कभी सीरियसली सोचा है हमारे कान अंदर से कैसे होंगे? यानी हम सुनते कैसे हैं? बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड मशीन होगी ना हमारे कान। वो तो होगी ही, पढ़ा नहीं था क्या कान का स्ट्रक्चर बायोलॉजी क्लास में? अरे उसका तो मॉडल भी बनाया था। हाँ। शरीर के बाहर नजर आता है सिर्फ कान, पर कान के अंदर अगर देख सकते तो कुछ इस तरह का सामान नजर आता। मॉडल में लगी पीली पेपर प्लेट समझिए हमारा बाहरी कान है, एक्सटर्नल ईयर। यही साउंड वेव्स को पकड़कर अंदर पहुंचाता है मिडिल ईयर तक। मिडिल ईयर में ईयर ड्रम है, मतलब कान का पर्दा, साथ में 3 छोटी हड्डियां। मॉडल में ईयर ड्रम है ट्रेसिंग पेपर और मान लीजिए कि टूथपिक हड्डियां हैं। साउंड वेव से कान का पर्दा कंपन करता है। कंपन हड्डियां पिकअप करती हैं और पहुंचा देती हैं इनर ईयर। यहाँ होता है एक द्रव्य, साउंड वेव्स के पहुंचने पर हिलता है और अब ध्वनि तरंग पहुंच जाती है नर्व्स तक। नर्व्स सीधे मस्तिष्क मतलब ब्रेन तक आवाज को पहुंचा देती हैं। शिवम, हाँ, अब तुम हंस क्यों रही हो? मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ, इधर मैंने तुम्हें बुलाया, उधर तुमने सुन भी लिया, सिर भी घुमाया और जवाब भी दे दिया। तुमने तो 1 सेकंड भी नहीं लगाया। हाँ दीपिका, सुनने से रिस्पॉन्ड करने तक मेरी बॉडी के अंदर कितनी सारी एक्टिविटीज हुई, वो भी कितने कम समय में, और मुझे पता भी नहीं चला। सचमुच कमाल है। इसीलिए तो कहते हैं साइंस क्या कमाल की चीज है। क्योंकि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, सभी साइंसेस में है लॉजिक और अमेजिंग फैक्ट्स। आज साउंड एनर्जी की बात हुई है तो उसी से जुड़ा है आज का अमेजिंग फैक्ट। अपने हाथ जरा कान के पीछे ऐसे रख लीजिए। आपने भी रख लिए? कुछ फर्क पड़ा? नाना, टीवी की वॉल्यूम मत धीमे करिए, हम चिल्लाने नहीं लगे, आप ही को जोर से सुनाई दे रहा है। क्योंकि हाथ कान के पीछे रखने से आपके बाहरी कान का साइज बढ़ गया, जिससे साउंड वेव्स आप तक और अच्छी तरह से पहुंचने लगे। यानी जितना बड़ा आपका बाहरी कान, उतनी ही ज्यादा आपकी सुनने की क्षमता। तो सोच लीजिए, इतने बड़े कानों वाले हाथियों को कितनी जोर से सुनाई देता होगा। मैंने इतने बड़े कान इसलिए लगा रखे हैं ताकि मैं तेज सुन सकूं। यही पिट-पिट मेरे ही हाइड आउट में आके मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। पर मैं भी चालाक हूं, मैं आज उसे ढूंढ के ही रहूंगा।
आहा, नदी में इतना पानी आया है मानो बाढ़ आ गई हो। ये नदियाँ बनती कैसे है? जब भी बारिश होती है या बर्फ पिघलती है, तब पर्वतों से छोटे छोटे झरनों के रूप में पानी नीचे की तरफ बहता हुआ तालाब या समंदर की ओर आ जाता है। बहुत सारी उपनदियां मिलकर एक बड़ी नदी का रूप लेती हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी नाइल है, जिसकी लंबाई 6,695 किलोमीटर है। और भारत में? भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और नर्मदा मुख्य हैं। तो क्या नदियाँ मिलकर समुद्र बनाती है? नहीं, 4,600 मिलियन वर्ष पूर्व जब वायु के बहुत बड़े बादल और धूल मिट्टी से पृथ्वी का सर्जन हुआ, तब वो बहुत ही गर्म और धुएं से सनी हुई थी। धीरे धीरे उसके ठंडे होने के पश्चात बारिश हुई और जहां-जहां बड़े-बड़े गड्ढे थे, वहां पानी भर गया। यही हमारे समुद्र हैं। आज पृथ्वी के 2/3 हिस्से में पानी है। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं: अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, एंटार्कटिक और सबसे बड़ा पैसिफिक। और भारत में बड़ा हिंद महासागर है ना? हाँ, मनुष्य की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं जैसे कि कुदरती तेल, खनिज, वायु, खुराक, पर्वतीय ऊर्जा और विशेषतः बारिश, इनका स्रोत समुद्र ही है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इसे मिलावट और प्रदूषण से बचाएं।